हेलो फ्रेंड्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड की पेपर फर्स्ट की सेकंड यूनिट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस सेकंड यूनिट के बारे में मैं ब्रीफली बता देना चाहती हूँ। इसमें मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन और मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड को डिस्कस करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट को देख रहे हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये जान लेते हैं। मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर होने वाली इंटरकनेक्टेड केमिकल रिएक्शन की सीरीज होती है और इनमें जो भी केमिकल सब्सटेंसेस यूज होते हैं उनको हम मेटाबोलाइट्स कहते हैं। मेटाबॉलिज्म दो टाइप के होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी जनरेट होती है और लार्जर जो मॉलिक्यूल्स है उनका ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन होता है, जबकि एनाबॉलिज्म इस कैटाबॉलिज्म का बिल्कुल अपोजिट है। एनाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी इन्वेस्ट होती है और किसी बायोमॉलिक्यूल का सिंथेसिस होगा। तो हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के उपापचय की, जिसके 4 चरण हैं। पहला चरण ग्लाइकोलाइसिस है, दूसरा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, तीसरा क्रेब्स साइकिल जिसको हम टीसीए साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, और चौथा और जो लास्ट है वो स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। आज हम इस वीडियो के अंदर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का सिर्फ फर्स्ट स्टेप डिस्कस करेंगे, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। अब हम ज़रा थोड़ा ग्लाइकोलाइसिस का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस वर्ड दो ग्रीक वर्ड ग्लाइकाइस और लाइसिस से बना है। ग्लाइकाइस मीन्स शुगर और लाइसिस मीन्स लूजनिंग, यानी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर शुगर की स्प्लिटिंग होती है। इसका दूसरा नाम ईएमपी भी है, यानी एम्बडन मेयरहॉफ पाथवे, क्योंकि दो साइंटिस्ट जिन्होंने इनकी पूरी रिएक्शंस को खोजा था, इनमें इन्वॉल्व होने वाले एंजाइम्स को ट्रेस किया था, उनका नाम है गस्टेव एम्बडन एंड ओटो मेयरहॉफ, जिनके ऑनर में, जिनको रेस्पेक्ट देने के लिए ग्लाइकोलाइसिस का नाम ईएमपी भी रखा गया। अब हम बात करते हैं अकरेंस की, कि ग्लाइकोलाइसिस सेल के अंदर कहाँ होता है। तो इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए यह एनारोबिक पाथवे है, बट इट कैन अकर बोथ इन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, यानी ये अनऑक्सियोसेशन और ऑक्सियोसेशन दोनों में ही ये प्रक्रिया पाई जाएगी। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 6 कार्बन की जो शुगर है वो 3 कार्बन के पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाती है। इसके साथ में 2 NADH2 और 2 ATP का जनरेशन भी होता है। जो भी एनारोबिक सेल है या एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है, उनमें ये एकमात्र ऊर्जा उत्पन्न यानी एनर्जी जनरेट करने का प्रोसेस है। अब हम इसके ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स देख लेते हैं। देयर आर 9 स्टेप्स फाउंड इन ग्लाइकोलाइसिस। एक एक करके हम बात करते हैं। फर्स्ट, ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज से स्टार्ट होता है। हम यहाँ पर, ये जहाँ मेरा कर्सर है आप वहाँ देख सकते हैं, ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज से शुरू होगा। फर्स्ट जो स्टेप है इसमें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। इस स्टेप के अंदर जो एंजाइम काम आता है उसका नाम है हेक्सोकाइनेज, और मैग्नीशियम आयंस की भी ज़रूरत होती है इस स्टेप को कैटलाइज करने के लिए। ये हेक्सोकाइनेज एवरी सेल में पाया जाता है, बट लीवर की सेल के अंदर हेक्सोकाइनेज के जगह पर ग्लूकोकाइनेज एंजाइम पाया जाएगा। ये स्टेप की 2-3 इम्पोर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम में आती है, वो मैं बता देती हूँ। फर्स्ट, ये रेगुलेटरी स्टेप है, और दूसरा ये इरिवर्सिबल स्टेप है। इस पूरे ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 3 रेगुलेटरी स्टेप और 3 इरिवर्सिबल स्टेप आते हैं जिनको हम को ध्यान देने की आवश्यकता है। इस फर्स्ट जो स्टेप है इसके अंदर एक एटीपी मॉलिक्यूल खर्च होता है और एटीपी का निर्माण हो जाता है, यानी यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है ग्लूकोज का। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। जो यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर ये लिखा है, ये हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट करने वाले ये 2 कंपाउंड हैं,
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगर अधिक मात्रा में हो और एटीपी अगर सेल में, ये दोनों ही चीज़ें अधिक मात्रा में हो तो ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम को इनहिबिट करती हैं। प्लस साइन का यहाँ पर प्लस एएमपी यानी प्लस साइन का मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट प्रेजेंट होगा तब वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम को फीडअप करेगा, ट्रिगर करेगा। जबकि ये जस्ट ये दो ऊपर के जो ये कंपाउंड हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और एटीपी, ये दोनों की प्रेजेंस अगर सेल में है ज़्यादा तो ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम को इनएक्टिवेट या इनहिबिट करती हैं। तो ये प्रोसेस हो गया फर्स्ट। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है, बट इनके कॉन्फ़िगरेशन में अंतर होने की वजह से यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ हो रहा है वो है आइसोमरेज। कौन सा टाइप का आइसोमरेज है? फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज, प्लस यहाँ पे मैग्नीशियम आयन की भी आवश्यकता है। यहाँ पे जस्ट ग्लूकोज से फ्रक्टोज बना है, दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, बस ये इसका आइसोमर है, इसलिए इस जो स्टेप है इसको हम आइसोमराइजेशन कहते हैं। नाउ दिस इज थर्ड स्टेप। इसमें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का निर्माण होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक फॉस्फेट ग्रुप और लग गया फ्रक्टोज के फर्स्ट कार्बन एटम पे। पहले तो 6 पे ही लगा हुआ था फॉस्फेट फ्रक्टोज के, और अब एक एटीपी यहाँ पे जब कंज्यूम हो रहा है तो इसका जो फॉस्फेट ग्रुप निकल के फ्रक्टोज के कार्बन के फर्स्ट कार्बन एटम पे ये फॉस्फेट ग्रुप लग जाने की वजह से अब जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त हुआ है वो है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। यानी यहाँ पर भी जो रिएक्शन हुई है वो फॉस्फोराइलेशन वाली रिएक्शन है। तो हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं, ये भी एक रेगुलेटरी स्टेप है जैसा कि फर्स्ट स्टेप था। दूसरी बात कि यह इरिवर्सिबल स्टेप है। यहाँ पे एक एटीपी खर्च होता है। यहाँ पे जो एंजाइम काम में आ रहा है वो है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे 1 PFK 1 यूज होता है, क्योंकि एक और भी एंजाइम होता है PFK 2 नाम का। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि PFK 1 इस स्टेप में काम में आता है। ये PFK 1 ATP और सिट्रेट की प्रेजेंस में इनहिबिट हो जाता है। ये माइनस साइन ये शो करता है जो मैंने इस बॉक्स में बनाया है कि PFK 1 ATP से इनहिबिट होगा, सिट्रेट से भी इनहिबिट होगा, बट ये PFK फीडअप या फिर ट्रिगर किससे होता है? फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट से और एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी AMP से। इसलिए यहाँ पे प्लस का निशान है, यानी PFK फीडअप होता है इन दोनों कंपाउंड से, और इन दोनों, जहाँ पे मेरा कर्सर है, इन दोनों कंपाउंड से ये इनहिबिट होता है। अब हम आगे बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। फोर्थ स्टेप के अंदर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है उसका क्लीवेज हो जाता है। अभी तक तो ये फ्रक्टोज 6 कार्बन एटम का कंपाउंड है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। इसका आगे क्लीवेज होने की वजह से 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बनते हैं। यहाँ पे जो एंजाइम यूज आ रहा है ये है एल्डोलेज, और जो 3 कार्बन के 2 कंपाउंड हैं उसमें से पहला है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। ये दोनों कंपाउंड आपस में इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं, बट मोस्टली DHAP जो है वो ट्रायोज आइसोमरेज की प्रेजेंस में 3PGL में कन्वर्ट हो जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 3PGL के 2 मॉलिक्यूल हमें प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि DHAP 3PGL में अल्टीमेटली ट्रायोज आइसोमरेज की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए आगे जहाँ पर भी हम बात करेंगे सब जगह हमें 2 मॉलिक्यूल, जहाँ मेरे कर्सर है आप यहाँ पे देखिए 2 मॉलिक्यूल्स मैंने लिख रखे हैं, क्योंकि ये DHAP 3PGL में चेंज हो जाता है। अब हम ये फिफ्थ स्टेप लेते हैं। ये फिफ्थ स्टेप में जो 3PGL के 2 मॉलिक्यूल्स हैं इनका डिहाइड्रोजनेशन होता है, यानी इनमें से हाइड्रोजन निकलती है, और ये हाइड्रोजन 2 NAD को 2 NADH2 में चेंज कर देती है। NADH2 को NADH प्लस H प्लस के रूप में लिखा जाता है। यहाँ पे जो एंजाइम यूज आ रहा है इस फिफ्थ स्टेप में, इसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट डिहाइड्रोजिनेज,
और ये जो एंजाइम है ये आयोडोएसीटेट और आर्सेनेट इन दोनों की प्रेजेंस में ये इनहिबिट हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात और कि यहाँ पे दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जहाँ पे मेरा कर्सर है आप यहाँ पे देखिए 2IP लिखा है, यानी दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ पे इस रिएक्शन में कंज्यूम होते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है वो है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ये वेरी हाई एनर्जेटिक मॉलिक्यूल है, इसका जो एनर्जी है वो 12 किलो कैलोरी है। तो यहाँ हम जो प्रोडक्ट देख रहे हैं 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, इसके दो मॉलिक्यूल्स हमें प्राप्त होते हैं। नाउ जो सिक्स्थ स्टेप है इसके अंदर, चूंकि इस जो ये कंपाउंड है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, इसमें दो फॉस्फेट ग्रुप है। एक तो यहाँ पे जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है इसी से आ गया और एक पहले से ही था 3PHGL में, ये जो P है ये पहले से ही था। तो दूसरा जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आया है वो यहाँ पे जो दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मैंने लिखे हैं यहाँ से इनकॉर्पोरेट हुए हैं इस कंपाउंड में। तो जो ये सिक्स्थ स्टेप है इसमें इस पर्टिकुलर कंपाउंड से यानी 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से एक एक फॉस्फेट ग्रुप जो कि फर्स्ट नंबर पे प्रेजेंट है ये रिमूव हो जाता है और ये रिमूव होके ADP से ATP बना लेता है। यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है वो है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ये जो एंजाइम है ये इकलौता ऐसा एंजाइम है जो रिवर्सिबल रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है और जो प्रोडक्ट बनता है वो है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। 3-फॉस्फोग्लिसरेट के इस प्रकार दो मॉलिक्यूल बनते हैं और जो ये वाला सिक्स्थ स्टेप है इसके अंदर ये जो 2 ATP बने हैं ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बने हैं, क्योंकि ATP ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से भी बन सकते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन से भी बन सकते हैं और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से भी बनते हैं। लेकिन जो यहाँ पे ATP ये जो रिफॉर्मेशन हो रहा है ATP का, ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से हो रहा है। जबकि ETS के अंदर जो ATP बनते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो ATP बनते हैं NADH2 और FADH2 से, उनका फॉर्मेशन ये माना जाता है कि वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से बनते हैं, न कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। सो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस स्टेप के बाद में हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इस 3-फॉस्फोग्लिसरेट के बाद में सेवंथ स्टेप आता है। सेवंथ स्टेप में 3-फॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज की प्रेजेंस में, जो कि ये म्यूटेज एक प्रकार का आइसोमरेज है, इसकी प्रेजेंस में ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट को 2-फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज कर देता है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 नंबर पे जो कार्बन, 3 नंबर पे जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको वो बस 2 नंबर के कार्बन एटम पे ट्रांसफर कर देता है। सेम फार्मूला रहेगा, केमिकल फार्मूला इनका सेम रहेगा, बस थोड़ा इसका ये आइसोमर है, कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। नाउ अब हम 8th स्टेप की बात करते हैं। 8th स्टेप 2-फॉस्फोग्लिसरेट से 2PEP यानी 2-फॉस्फोइनोल पायरुवेट बनाने का है। इस दौरान जो एंजाइम यूज हो रहा है उसका नाम है इनोलेज और ये इनोलेज, ये -F का मतलब है कि ये फ्लोराइड की प्रेजेंस में, फ्लोराइड आयन की प्रेजेंस में ये इनोलेज इनहिबिट हो जाता है। 2-फॉस्फोइनोल पायरुवेट भी हाई एनर्जेटिक कंपाउंड है, लगभग 14 किलो कैलोरी इसकी एनर्जी होती है। ये 2-फॉस्फोइनोल पायरुवेट, इसको हम PEP भी कहते हैं, ये 9th स्टेप के द्वारा 2 पायरुवेट में चेंज हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल्स पायरुवेट के बना देता है। इस रिएक्शन के अंदर ये 9th स्टेप है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस। इस स्टेप के अंदर जो एंजाइम यूज हो रहा है उसका नाम है पायरुवेट काइनेज। ये एक रेगुलेटरी स्टेप है। हमने देखा फर्स्ट स्टेप भी रेगुलेटरी था, थर्ड स्टेप भी रेगुलेटरी था और ये जो 9th स्टेप है ये भी रेगुलेटरी था। और ये फर्स्ट, थर्ड और ये 9th तीनों स्टेप इरिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणीय है, यानी ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं चलेंगी। ये जो पायरुवेट काइनेज है ये इनहिबिट होता है ATP से, यानी ATP ज़्यादा होगा तो पायरुवेट काइनेज काम नहीं करेगा और ये ट्रिगर होता है या फीडअप होता है AMP से। AMP मीन्स एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट और फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट की प्रेजेंस में ये पायरुवेट काइनेज एक्टिवेट होता है, ट्रिगर होता है। इसके साथ में मैग्नीशियम आयन या मैग्नीज आयन की भी इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने में ज़रूरत होती है। यहाँ पर
सिक्स स्टेप की तरह ही दो एडीपी मॉलिक्यूल से दो एटीपी का निर्माण होता है और यह निर्माण भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से होगा और इस प्रकार इस नाइन्थ स्टेप से हमें टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सब था ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर एक एटीपी मॉलिक्यूल का कंजप्शन हुआ है। फिर ये थर्ड स्टेप है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक एटीपी मॉलिक्यूल का कंजप्शन हुआ है, यानी टोटल दो एटीपी मॉलिक्यूल इस ग्लाइकोलाइसिस में यूज हुए हैं। बट हमें मिले कितने हैं? ये जो सिक्स स्टेप है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो एटीपी मॉलिक्यूल हमें मिले हैं और ये नाइन्थ स्टेप है, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि दो एटीपी मॉलिक्यूल हमें प्राप्त हुए हैं। तो हम ज़रा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि कितने एटीपी हमें नेट गेन हुए हैं। तो नेट गेन ऑफ एटीपी, 2 ATP कंज्यूम्ड इन स्टेप फर्स्ट एंड थर्ड, जो अभी हमने देखा। सेकेंडली जो जनरेट हुए हैं एटीपी ड्यू टू सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, तो वो 4 ATP जनरेट हुए हैं, 2 तो सिक्स्थ स्टेप में हुए हैं और 2 नाइन्थ स्टेप में हुए हैं। तो टोटल जो नेट गेन एटीपीज का हो रहा है वो होता है 4 - 2 = 2 ATP, यानी 2 ATP का गेन इन ग्लाइकोलाइसिस। ये ओवरऑल रिएक्शन बताई जा रही है। ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस के दौरान दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, दो एटीपी बनेंगे और दो NADH2 का फिफ्थ स्टेप में दो NADH2 का निर्माण होता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस में कुल कितने मैक्सिमम एटीपी बन सकते हैं, तो उसका आंसर होगा 8, क्योंकि दो एटीपी का तो नेट गेन हो जाता है जो अभी हमने देखा यहाँ की कैलकुलेशन से, और 6 ATP दो NADH2 से बनते हैं। ये दो NADH2 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के द्वारा 6 ATP का निर्माण करते हैं। चूँकि एक NADH2 से 3 ATP का निर्माण होता है, इसलिए दो NADH2 से ETS साइकिल के दौरान यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान 6 ATP बनेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि 6 + 2 यानी टोटल ग्लाइकोलाइसिस से हमें 8 ATP प्राप्त हो सकते हैं मैक्सिमम। So this is all about glycolysis process. This video is over. नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, जो कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट का सेकंड स्टेप है, दिस वन, इसको डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।